हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे क्लास के परम मित्रों, मेरे दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फिजिक्स का टॉपिक पढ़ा था वो था क्या? बताइए। गॉस लॉ पढ़ा था हमने। गॉस लॉ को पढ़ा था और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता था। हमने 4 एप्लीकेशन बताए थे। आज उसी सीरीज में हम लोग एप्लीकेशन को देखने वाले होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि वो एप्लीकेशन कैसे कैसे हम गॉस थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई गॉस थ्योरम। अगर किसी भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, उसके लिए हमको क्या करना होगा? इन 4 पॉइंट को हमको फोकस करना होगा। ये 4 पॉइंट हमारे, ये 4.4 पिलर हैं, समझिए। ये 4 पिलर हैं। गॉस थ्योरम की हेल्प से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो हम क्या करेंगे? इन चारों पॉइंट को जरूर ध्यान रखें। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लोकेट द पॉइंट। लोकेट करना है। क्या लोकेट करना है? द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पॉइंट को हमको लोकेट कर लेना है। अच्छा जी। सेकंड थिंग ये कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर लो। और हमने आपको बताया था कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होता है हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए हाथ हमारा प्लेन है, एक देख रहे हो प्लेन है, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जैसे मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड हमारा एक प्लेन है, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? फाइंड द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल को फाइंड कर लीजिए। और लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है, अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ को अप्लाई कर लीजिए। और गॉस थ्योरम जानते हो क्या होता है? अरे यही तो होता था, बताओ। हमने आपको बताया था फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अरे बोला था ना, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोला था कि नहीं बोला था? क्या यही है गॉस थ्योरम? तो यही गॉस थ्योरम को हमको अप्लाई करना है इन चारों पॉइंट की हेल्प से। ये जो 4 पिलर हमारे पास हैं इनको हम देखते हैं। आइए इसका गॉस थ्योरम का जो पहला एप्लीकेशन हम देखते हैं कि कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, लॉन्ग चार्ज वायर है, उस पे चार्ज वायर जो बना है वो चार्ज का बना हुआ है। आइए देखते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर ये प्ले हो रहा है, आप देख रहे हो। देख रहे हो कि ये जो आप देख रहे हो ये एक चार्ज है, ये एक वायर है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज पूरा यहां से लेकर के वहां तक फैला हुआ। मतलब यूं कहें कि जो वायर बना हुआ है ये चार्ज का ही है, ये चार्ज का वायर बना हुआ। अब मान लो हमने वो लोकेट किया पॉइंट पी, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। वो पॉइंट है हमारे पास पी। तो गॉस थ्योरम में क्या किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है कि भाई हमको सबसे पहले पॉइंट हमको लोकेट कर लेना है। पॉइंट को लोकेट कर लेना है। उसके बाद पॉइंट लोकेट करने के बाद एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है। अगर सिमेट्रिकल नहीं यूज करोगे, आप अनसिमेट्रिकल कोई सरफेस यूज कर पाओगे करोगे तो उसकी एरिया फाइंड करना थोड़ा टफ हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, तो हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल शेप में गॉसियन सरफेस बना लिया। तो आप जो ये चीज देख रहे हो ये हमारे पास है, दिस इज द कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस जो आप देख रहे हो ये बन गया। अब देखिए, अब जो यहां पर मान लो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया था, जिधर चार्ज होगा उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ऐसे नीचे भी होंगी, ऐसे ऊपर भी हैं, ऐसे इधर भी होंगी, ऐसे उधर भी होंगी। लेकिन इधर क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं आप जानते हो? क्योंकि चार्ज ये इनफाइनाइट तक, ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो इसलिए हम इधर और इधर को कंसीडर नहीं करेंगे। केवल अपर पोर्शन और डाउनवर्ड पोर्शन में हम कंसीडर करेंगे। तो आइए देखिए इस पॉइंट पे, देखिए आप इस पॉइंट पे अगर इस सरफेस के जो देख रहे हो आप, एक सरफेस है ये, इस सरफेस के अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो एरिया वेक्टर सरफेस ये है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगा। और जो ये चार्ज फैला है, चार्ज ये देखो रेडियली आउटवर्ड चला जा रहा है।
और इसका एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो बताओ यहाँ पर जो एंगल बन रहा है क्या ये एंगल 90 डिग्री नहीं है? 90 डिग्री एंगल। सिमिलरली यहाँ पर भी तो ऐसे ही है। इस चार्ज आप देख रहे हो ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही तो हमारा एरिया वेक्टर है। और एरिया वेक्टर आपने देख लिया, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इनके भी बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और यहां पर देख रहे हो ये जो पॉइंट आपने लोकेट किया है, पॉइंट P है, P पॉइंट के आप देख रहे हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में P पॉइंट, ये सरफेस है, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। ये सरफेस, सरफेस आप देखिए ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया ये हो गया, तो एरिया वेक्टर हमारा ds हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज ऐसे चार्ज यहां पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसके रेडियली आउटवर्ड जाएगी। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, हमने क्या क्या फाइंड कर लिया भाई? हमने पॉइंट लोकेट कर लिया गास थ्योरम में जो 4 पॉइंट्स है। उसके बाद एक गासियन सरफेस हमने एज्यूम कर लिया। गासियन सरफेस के एज्यूम करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डायरेक्शन हमने एज्यूम फाइंड कर लिया। उसके बाद इनके बीच का एंगल फाइंड कर लिया। अब हम लोग गास थ्योरम अप्लाई करने वाले। अब हम लोग गास थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए क्या है, देखो फार्मूला क्या है हमारे पास, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डॉट जो ds है, ई डॉट ds, ई डॉट ds। यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं, आप देखते रहिएगा, यहां पर हम लिख रहे हैं क्लोज्ड इंटीग्रल फॉर सरफेस 1, ई डॉट ds, ई डॉट ds हमने लिखा 1 सरफेस। ये मान लो हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये सपोज करो सरफेस हमारा 2 है, और ये सपोज करो जो ये सरफेस है ये 3 है। 3 सरफेस है हमारे पास। तीनों सरफेस के लिए हम देखेंगे गास थ्योरम अप्लाई करें। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ सेकंड वाले के लिए हम देख रहे हैं ई डॉट ds। हम सेकंड वाले के लिए भी देख ले रहे हैं, प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल थर्ड वाले के लिए हम देख रहे हैं ई डॉट ds, ई डॉट ds। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ds क्या है? एरिया वेक्टर। अच्छा भाई, ई डॉट ds क्या होता है? ई ds cos थीटा। इधर हम लिख दे रहे हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा। सिमिलरली इसके लिए लिख लीजिए, क्या होगा बोलो? सरफेस 2 के लिए ई ds cos थीटा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? प्यारे बच्चों बताओ हुआ कि नहीं हुआ? थर्ड वाले में हम देख रहे हैं क्या है, देखो ई ds cos थीटा। अच्छा, फर्स्ट सरफेस के लिए बताओ एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और cos 90 की वैल्यू हम लोग सब जानते हैं 0 होता है। सेकंड सरफेस के लिए भी आप देख रहे हो वहां पर एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और थर्ड वाले के लिए देख रहे हो एंगल क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ई ds cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, प्लस सेकंड वाले सरफेस के लिए आप लिख लीजिए ई ds cos 90 डिग्री। उसके बाद थर्ड वाले के लिख लीजिए, क्लोज्ड इंटीग्रल थर्ड के लिए लिख लीजिए ई ds cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री, बताओ ये cos 90 हो गया, तो ये भी कितना हो गया बताओ? ये तो 0 हो गया, ये भी कितना हो गया हमारा? 0 हो गया। केवल इसी का मिलेगा, केवल इसी का मिलेगा। और जानते हो ये सब किसके इक्वल है? Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट भी तो है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी है। तो यहां भी हम लिख दे रहे हैं Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहां भी हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए आप, अब जो हमको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? देखिए यही मिलेगा हमको, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ds डॉट तो खत्म हो गया, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल ई ds मिल रहा है, ई ds, और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। इसको हम लिखेंगे Q इन अपान में क्या मिल रहा है बोलो? हमको मिल रहा है एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। आप समझ रहे होंगे, आप बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे कि ये चीजें हो रही हैं हमारे पास, ये चीजें हो रही हैं। थोड़ा इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें पेज को, तो आप देखिएगा ये पेज को हम थोड़ा सा अरेंज कर दें, तो आप देखिएगा थोड़ा सा कि भाई इसको थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। अब ये चीज जो है हमारे पास, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करके यहाँ लिख देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये है हमारे पास Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन।
क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन, क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास हो। चलिए जी, अब आप देख रहे हो यहां से डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस सपोज करो यहां से डिस्टेंस हमारे पास क्या है आर, तो क्या यहां से सारी डिस्टेंसेस आर 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 नहीं है, नीचे भी तो आर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर से हर जगह क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो गई, बोलो कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट चीजों को हम इंटीग्रेशन में शामिल नहीं करते हैं, उनको हम बाहर ले लेते हैं, तो हमारा जो ई होगा वो बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ds मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ जो मिल जाएगा क्यू इन और डिवाइड बाई क्या मिलेगा, बोलो एप्सिलॉन। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, अगले पेज पे चलते हैं। हमको हमको जो मिला है देखिए, वो मिला है क्या, इधर देखिए हमको जो मिला है, ई हमने बाहर कर लिया है, क्लोज इंटीग्रल ds लगाया है, क्लोज इंटीग्रल ds लगाया है, दिस विल बी इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अच्छा ये बताओ ये कैसा सरफेस है, क्या सिलेंड्रिकल सरफेस नहीं है, सिलेंड्रिकल सरफेस की एरिया होती है 2 पाई आर एल, यस 2 पाई आर एल होती है सिलेंड्रिकल सरफेस की एरिया। तो सिलेंड्रिकल सरफेस की जो एरिया होगी हमारे पास वो हो जाएगी, यहां पर हम लिख देंगे 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, और यहां से जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन। एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लिया जाएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो उसका फार्मूला होता है, तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। थोड़ा सा यहां हम लिख लेते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं। भाई जरा यहां हम लिख लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला है हमारे पास क्या बोलो, लीनियर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज ये हो गया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा हमारे पास क्या है, देखो सरफेस, सरफेस सरफेस चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो थर्ड है ये है हमारे पास वॉल्यूम, क्या है भाई बोलो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास हो। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एल, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग कहते हैं सिग्मा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है क्यू अपान एरिया होता है। और जो ये होता है ये हमारे पास, इसको हम लिखते हैं रो, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं रो, और यहाँ होता है क्यू अपान वॉल्यूम। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? इसको हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, अभी अभी हम लोगों ने पढ़े। अच्छा देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहां पर हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं, Q की जगह यहां पर लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल। बोलो ऐसा लिख पाएंगे क्या, लैम्डा इंटू एल लिख पाएंगे क्या, जो हमारे पास आएगा E इंटू 2 पाई आर एल। बोलो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, E इंटू सॉरी E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू की जगह लिख लेना लैम्डा इंटू एल, और डिवाइड बाई कितना है बोलो एप्सिलॉन नॉट। तो यल से यल देख रहे हो कैंसिल आउट हो गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही है इस पी पॉइंट पर जो मिल रही है वो मिल रही है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिए। पिछली बार सीबीएसई में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, फिर लास्ट ईयर सीबीएसई में इसी पर क्वेश्चन आ गया था। अगर मान लो, अगर ये मान लो कि लैम्डा और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही है, लैम्डा अगर कांस्टेंट हो जाए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर कांस्टेंट हो, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो जो बनेगी
वो किस पे डिपेंड करेगी जानते हो? वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब अगर जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे, देखो जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, ये बात समझ लेना। आगे भाई देखें, तो हमारे पास ये देख रहे हो आप, अगर इसका एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, ये ग्राफ प्लॉट किया जाए, ई वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करें, तो इसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से। इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, क्यों? क्योंकि ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। हम इसको और भी अच्छी तरीके से इसका एक फार्मूला और लिख सकते हैं। अगर इसको हमको लिखना है तो एक फार्मूला यहां से जनरेट कर लेते हैं, E1 अपॉन E2 दिस विल बी इक्वल टू R2 बाई R1। लास्ट अभी 2023 में सीबीएसई में इसी फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन, ये डेरिवेशन जो आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर, यही डेरिवेशन लास्ट ईयर में आया था, यही डेरिवेशन खुद आ गया था और ये आया था 2.5 मार्क्स का। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना था, यही करना था। और इसमें एक न्यूमेरिकल भी, जो पहला क्वेश्चन था सेट ए का, उसमें पहला न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड था। तो आई थिंक आपको बेहतर ढंग से ये डेरिवेशन हमारा समझ में आया होगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करना, इस फार्मूले को ध्यान रखना भाई, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये ग्राफ जरूर याद रखिएगा, और जो ये मेन रिजल्ट मिलता है इसको भी ध्यान रखिएगा। जो ये मेन रिजल्ट मिल रहा है इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि भाई पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिल रही है। लेकिन ऐसा कब हो रहा है? जब हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं तब। जब हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दे रहे हैं तब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पी पॉइंट पर मिल जा रही है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो सेकंड डेरिवेशन होगा वो ये सेकंड डेरिवेशन आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। हमारे पास कोई एक स्फेरिकल सेल है, इस सेल पर आप देख रहे हो ये जो सेल बना है ये बना ही है चार्ज का, ये चार्ज का बना है ये सेल। ये जब सेल चार्ज का बना है और इसकी रेडियस हमने मान लिया कैपिटल आर, इसका सेंटर ओ हमने अज्यूम किया है क्योंकि इसके सरफेस पे ही चार्ज है, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, इसलिए क्यू की वैल्यू हो गई 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हो जाएगी 0। अब मान लो वो पी पॉइंट हमने मान लिया कंसीडर किया यहां पर, तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो आपको क्या करना है, चारों पॉइंट याद है वो चारों पिलर। तो पहला क्या है याद करो, पहला पॉइंट क्या है, लोकेट द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो पॉइंट हमने लोकेट कर लिया, पी पॉइंट, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। दूसरा, मेक अ गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस हमने बना लिया। तीसरा क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर लिया, क्योंकि आप देख रहे हो चार्ज है तो इससे चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस देख रहे हो इस पॉइंट पे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही है। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर जहां माना है आपने, उसी सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो होगा एरिया वेक्टर। ये मान लो सरफेस आपने माना, इसके परपेंडिकुलर ही तो होगा एरिया वेक्टर जो कि ds है। यहां इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बताओ, 0 डिग्री है। यहां इन दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। अब पहला केस, इसमें 3 केस हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट केस ये ले रहे हैं कि भाई स्मॉल r, आप देख रहे हो जो पॉइंट P है सेंटर r से इसकी, जो पॉइंट P है सेंटर O से इसकी डिस्टेंस है स्मॉल r, और जो आपने स्फेरिकल सेल माना है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। इसकी डिस्टेंस स्मॉल r, ये डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R। तो आइए देखते हैं यहाँ गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम जो अप्लाई करते हैं तो क्या मिलने वाला है भाई, देखो क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q in डिवाइड बाई इनसाइड चार्ज ऑफ द क्लोज सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो है जी, है यही। अब ये बताओ, ये स्फेरिकल सेल है, ध्यान रखना इसकी सरफेस एरिया। अब देखो यहां पर फिर वही चीज करना है आपको,
ई डॉट डी एस, डॉट हटाओगे तो कास आएगा, ई डी एस कास थीटा आ जाएगा, ई डी एस कास थीटा आ जाएगा। देखिए ई डी एस कास थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 0 डिग्री है, तो यहां पर आपको क्या पुट करना है अगले स्टेप पे, ई डी एस कास 0 डिग्री। जब कास 0 डिग्री पुट कर दिया आपने, तो बताओ कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर जो आपको मिलने वाला है, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अच्छा देखो फिर से आप देख रहे हो यहाँ इसकी रेड, ये डिस्टेंस आप देख रहे हो हर जगह सेम है कि नहीं, आर की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे, इसके इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब ई हमारा कांस्टेंट हो गया, ई निकाल के ले लीजिए बाहर, ई कर लीजिए बाहर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में कोई यूज नहीं होगा। और यहाँ पर क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन, क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हमने लिख लिया। अब ये बताओ ds की वैल्यू क्या लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप जानते हो इसकी एरिया जो होगी क्लोज्ड सरफेस ds इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं भाई, देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख दे रहे हैं। दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपान में कितना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में कितना हो गया, बोलो एप्सिलॉन नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। आइए हम लोग सेकंड केस बनाते हैं भाई, इसका सेकंड केस बनाते हैं हम लोग, केस नंबर 2। केस नंबर आप देख रहे हो 2, केस सेकंड क्या है हमारा, केस सेकंड क्या होगा, यहां पर लिख लो, जब क्या हो जाए बताओ, यहां पर जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाए। अगर स्मॉल आर हमारा कैपिटल आर के इक्वल होगा, तो इसका मतलब हम कहां पहुंच जा रहे हैं, इसका मतलब जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर पे आ जाएगा, तो इसका मतलब हम सरफेस पे पहुंच जाएंगे। सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो बस इस फार्मूले में क्या करना होगा, हमको स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देना, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू अपान 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये मिल गया। और ये हमारा डेरिवेशन हो गया, ये भी आप देख रहे हो हमारा एक डेरिवेशन ये भी हो। थर्ड पॉइंट सेकंड हमने निकाल लिया। अब यहां पर हम लोग केस थर्ड बनाते हैं। केस थर्ड हमारे पास क्या हो रही, देखिए केस थर्ड क्या है, अब की बार हम कंडीशन लेंगे आर इज लेस देन कैपिटल आर, आर इज लेस देन कैपिटल आर, देख रहे हो, मतलब ये जो आर की वैल्यू है ये इस आर से, कैपिटल आर से छोटा हो जाए, इसका मतलब इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। और आप जानते हो अंदर स्फेरिकल सेल के किसी भी पॉइंट पर, स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर चार्ज क्या है, 0 है। अगर चार्ज होगा 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है, बोलो 0, 0 0 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है बताओ हमको, 0 मिल जाएगी। यहां पर हम लिख दे रहे हैं भाई, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यहां अगर इन साइड ऑफ द, क्योंकि चार्ज यहां पर लिख देना है Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0, यहां लिखना है Q इज इक्वल टू 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। हमने क्या देखा, हमने देखा सरफेस पर, यानी केस थर्ड जो सेकंड हमारा क्या था, ये सरफेस की बात हो रही है, ये सरफेस पे इतना मिला आपको, इनसाइड इतना मिला, इनसाइड, इसका मतलब यहां लिख दो इनसाइड ऑफ द सेल, यहां लिख दे रहे हैं हम इनसाइड ऑफ द सेल,
इनसाइड ऑफ द सेल, ये कंडीशन मिला। और इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल। ये सेल के बाहर इतना मिल रहा है, सेल के सरफेस पे कितना मिल रहा है, इतना, और जो सेल के इनसाइड कितना मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रही है। तो आइए इसको हम बनाते हैं, इसका एक ग्राफ। वो ग्राफ हमारे लिए होगा इंपॉर्टेंट, वो ग्राफ हमारे लिए होगा भाई इंपॉर्टेंट। वो एक इंपॉर्टेंट ग्राफ बनेगा, ध्यान रखना, वो एक इंपॉर्टेंट ग्राफ बन जाएगा। ये हमने बना लिया है। अब आइए जरा देखते हैं, ये है इसका सेंटर, ये क्या है, इसका सेंटर है। आप देख रहे हो सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिली थी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिल गई थी, याद करिए, सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई थी 0। ये देखिए भाई, ये आपने बना लिया वाई एक्सिस और ये बना लिया आपने ये एक्स एक्सिस। सेंटर पर आपको इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई थी 0, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो मिलेगी मैक्सिमम। वो क्या मिलेगी बोलो, मैक्सिमम मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैक्सिमम मिल जाएगी। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा यहां तक तो ठीक ठाक आएगा भाई, यहां तक तो ठीक आएगा। उसके बाद हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा बोलो, ऐसा ग्राफ हमारा कैसा आ जाएगा, देखिए हम बता रहे हैं। उसके बाद जो ग्राफ हमारा आ जाएगा, बताओ कैसा आएगा। आप ही सोचो, आप ही सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब उस पॉइंट पे क्या है बताओ, सेंटर पर क्या है 0 है, सरफेस पे क्या है बोलो मैक्सिमम है, सरफेस पे क्या है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। और जब जैसे जैसे हम सेल के बाहर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए क्या बात आपको इतनी समझ में आ गई कि नहीं आई, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई भाई। तो यहां पर आप देख रहे हो इस पॉइंट तक तो आपको ठीक ठाक मिल रहा है, उसके बाद ये चीज क्या हो रही है, धीरे धीरे घट जाएगी, धीरे धीरे ये चीजें क्या हो जाएंगी हमारी, डिक्रीज होती जाएगी। थोड़ा सही बना लें भाई फिगर, नहीं तो दिक्कत होगी आप लोगों को, क्योंकि आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, इसलिए इसको फिगर को सही बनाना है। तो सही बनाएंगे, देखो सरफेस तक तो आपको यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ तक तो आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम, यहाँ तक तो आपको मिल जाएगी ये मैक्सिमम। उसके बाद ये धीरे धीरे कम, उसके बाद क्या मिलेगी, कम होती जाए, क्योंकि ये भी तो एक सरफेस ही है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई की वैल्यू होगी मैक्सिमम, और यहां पर ई की वैल्यू हो रही है धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती जा रही, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर लगा। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेंटर तक 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, लेकिन जैसे ही सरफेस पहुंचोगे तो आपको मैक्सिमम मिलेगी और ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। ये ग्राफ भूलना नहीं है आपको, ये ग्राफ जितने सारे ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ को बहुत कायदे से याद रखिएगा, इन ग्राफ्स को बहुत कायदे से याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, गॉस लॉ। ये गॉस लॉ के जितने सारे एप्लीकेशन हम कराएंगे, कम से कम 5 एप्लीकेशन कराएंगे। ये पांचों एप्लीकेशन एग्जाम में, 3 तो फिक्स होते हैं, एग्जाम में घूम घाम करके आते हैं। पिछली बार जो हमने फर्स्ट वाला कराया वो आया था, हो सकता है इस बार मोस्ट प्रोबेबल चांस है सीबीएसई में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये वाला डेरिवेशन आ जाए, ध्यान रखना है, ध्यान रखना। ये आए तो ग्राफ बनाना है, ये तीनों कंडीशन दिखा देना। इनसाइड क्या बोलोगे 0, आउटसाइड यानी सरफेस पे क्या बोलोगे मैक्सिमम, आउटसाइड क्या होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती जाएगी, खत्म होती जाती है, रिड्यूस होती जाएगी, 0 नहीं रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप ग्राफ को देख सकते हो, तो ग्राफ को देखने के बाद आपको ये पता चले। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते भाई। अब हमने क्या कर लिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज शीट, हमने कोई एक चार्ज शीट ले लिया है। देखो
एक चार्ज शीट ले लिया है, ये चार्ज की बनी हुई शीट है, ध्यान रखिएगा, ये चार्ज की बनी हुई शीट है। अब आप क्या करना है, पॉइंट लोकेट करना है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। 4 पिलर कौन कौन से, लोकेट द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पॉइंट क्या है, मेक अ गॉसियन सरफेस। थर्ड पॉइंट क्या होगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फाइंड द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या होगा हमारे पास, जो फिफ्थ पॉइंट है वो फिफ्थ पॉइंट क्या है बताओ, अप्लाई गॉस सरफेस। गॉस सरफेस ना भी लिखा जाए तो ये चारों पॉइंट आप जानते रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने पी पॉइंट लोकेट कर दिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। एक गॉसियन सरफेस बनाया, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल बन गया गॉसियन सरफेस। आप देख रहे हो ये सीट है, ये सीट है, मान लो ये हमारा हाथ एक सीट है, इसके इस पे चार्ज ऐसे ऐसे रखे गए, चार्ज इस पर ऐसे ऐसे रखे गए हैं, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर होगी, पीछे की साइड उधर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हमने बना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बना लिया, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये देखो इधर आ रही है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर डीएस आप इधर देख रहे हो, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर डीएस, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर ऑफ डीएस इधर। समझ में आया, ये सरफेस, ये सरफेस, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस, तो ये एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान रखना है, क्योंकि ये देख रहे हो आप चार्ज शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे, बाहर इधर जाएंगे, ऊपर साइड नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि चार्ज हमेशा रेडियली आउटवर्ड निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, अंदर की तरफ नहीं। ये बाहर की तरफ जाएंगी, इधर जाएंगे, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सीट अभी अनंत तक है, इनफाइनाइट है, हम इधर इसलिए नहीं ले सकते हैं, होती तो निकलती तो चारों तरफ है, लेकिन ये इनफाइनाइट तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, केवल इधर। हमने इस हिसाब से तो यहाँ पर एंगल 0 फाइंड कर लिया, यहाँ इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल भी हमने क्या कर लिया, 0 फाइंड कर लिया। आइए फटाफट देख लेते हैं भाई क्या यहाँ पर कुछ बनने वाला है। यहाँ पर 3 सरफेस यहाँ पर भी मिल रहे हैं हमको, क्या ई डॉट ds लगाना नहीं भूलना है। प्लस सेकंड सरफेस का क्या लेना है बोलो, ई डॉट ds। थर्ड सरफेस का क्या लेना है बोलो जल्दी से, ई डॉट ds। थर्ड सरफेस का भी ई डॉट ds। बोलो बात क्लियर आई। दिस विल बी इक्वल टू द क्यू इन साइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब क्या करना है, अब इसको ओपन कर देना भाई, ओपन कर देना है। यहां हम लिख दे रहे हैं ई डॉट ds क्या होता है, ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा। यहां का भी लिख दीजिए, तो सरफेस 1 का, सरफेस 2 का लिख दीजिए ई ds cos थीटा, प्लस सरफेस 3 का भी लिखिए ऐसे ही अच्छे से लिखिए, ई ds cos थीटा। नोट्स ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसे नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अब क्या करना है, सरफेस 1 पे एंगल, ये मान लो सरफेस 1, ये सरफेस मान लो है हमारा 2, ये सरफेस मान लो कौन सा 3। अरे 1 2 का 4 नहीं, 1 2 3, 1 2 3 मानना है। अब यहाँ क्या करना है आपको, 1 सरफेस के लिए क्या लेना है, ई ds cos 0 डिग्री, प्लस सरफेस 2 के लिए क्या लेना है जल्दी बोलो, ई ds cos 0, cos 0, प्लस सरफेस के लिए 3 के लिए क्या लेना है बोलो, ई ds cos 90, क्या लेना है, cos 90। दिस विल बी इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अब क्या करना है, cos 0, इसका मतलब ये दोनों चीज मिल रही है, ये दो चीज मिल जाएंगी, cos 90 की वैल्यू, इसका मतलब ये खत्म होकर के ये हमारे पास हो जाएगा 0। तो आपको यहां से केवल मिल रहा है, क्या मिल रहा बोलो, ई ds, डॉट नहीं लगाने का, ई ds, और प्लस सरफेस 2 के लिए क्या मिल रहा है बोलो, ई ds मिला क्या, और यहाँ क्या मिल रहा है, क्यू एप्सिलॉन, क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ये मिल चुका है।
ये मिल चुका है। अब इसके बाद एक पेज और ले लेते हैं। चलिए भाई, हमको क्या मिला बोलो। 1 के लिए मिला EDS, 2 के लिए क्या मिला EDS इज इक्वल टू क्या मिला Q इनसाइड अपॉन अपसाइड। अब देखो ये तो दोनों सेम हो गया, सरफेस 1 पे जो है वही सरफेस 2 पे है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ पर सरफेस 1 2 छोड़ो, यहाँ पर EDS लिखो, दिस विल बी इक्वल टू Q इनसाइड कितना है बोलो, Q ही है। अरे गासियन सरफेस के अंदर कितना फील्ड है, गासियन सरफेस के अंदर तो Q ही चार्ज है हमारे पास, Q ही चार्ज है, तो Q ले लिया। बोलो लिया कि नहीं लिया। तो Q चार्ज है हमारे पास, क्यों नहीं Q। तो यहां देखिए फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हर जगह सेम नहीं होगी। देखो ये देखो, क्या ये बताओ, अगर ये आपने गासियन सरफेस मान लिया है तो क्या ये बताओ इसके सेंटर से r डिस्टेंस हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी, होगी सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ले लिया है कॉमन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी कॉमन, तो ये हो जाएगा 2E क्लोज इंटीग्रल ds, दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ये बताओ आप हमें, क्लोज्ड इंटीग्रल ds है, ds है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 2E, और यहां पर लिख देंगे क्या, क्या लिख देंगे, क्लोज इंटीग्रल क्या लिख देंगे बोलो 2 पाई RL, क्या लिख दें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यही लिख दिया जाए। आप बताइए सरफेस एरिया हमको क्या कंसीडर करना चाहिए, हमको सरफेस एरिया क्या कंसीडर कर लेना चाहिए। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से आप लोग हमें बताएंगे कि सरफेस एरिया क्या कंसीडर कर लेना चाहिए। सरफेस एरिया ए ही है तो ए ही लिखो या 2 पाई RL लिख लो, यहाँ पर हम ए ही लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान रखना ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने कहा था सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन A होता है। ये बताओ Q की जगह हम लिख सकते हैं क्या सिग्मा इंटू A, क्या ऐसा लिख पाएंगे क्या। हम अगले स्टेप पे क्या लिख देंगे बोलो, यहाँ Q की जगह लिख देंगे सिग्मा इंटू A और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी है हमारे पास 2 इंटू ए, तो बोलो A से A क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो E की वैल्यू मिलेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए ये सब डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि पूछिए ही मत, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि पूछिए ही मत। क्या आपको लिखना है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सारे डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए आप। सिग्मा इंटू, अरे भाई बन जा भाई, कहीं को नाराज हो गया है। सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, बोलो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो क्या आपको बात समझ में आई। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे बन रही है। आई थिंक आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी, आई थिंक आपको बात अच्छे से पूरी समझ में आ गई होगी हमारी। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमारे पास, जो भी हमने कंटेंट आपको आज प्रोवाइड किया, एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते। हम गास थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे बताओ। हमने कहा पहले लोकेट द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, जिस पॉइंट पे हमको फाइंड करना है, विद द हेल्प ऑफ गास थ्योरम वो पॉइंट लोकेट कर लेंगे। फिर क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर मेक द गासियन सरफेस, एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड कर लेना है, एक पॉइंट और ऐड कर लेना है, हालांकि ये यहीं पर होना चाहिए, यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक पॉइंट यहाँ पर ऐड हम कर लेते हैं, एंड मेक गासियन सरफेस, मेक गासियन सरफेस, गासियन सरफेस भी बना लेना है भाई मेरे को। क्या क्या हमने लिख दिया देखते रहिए, पॉइंट लोकेट करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, और क्या करना है जल्दी से बताओ, आपको एक गासियन सरफेस लोकेट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको फाइंड कर लेना है। उसके बाद उनके बीच का एंगल फाइंड कर लेना है,
गास थ्योरम अप्लाई करना है। गास थ्योरम अप्लाई करने पर मतलब अप्लाई कैसे करोगे, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। उसके बाद पहला एप्लीकेशन जो गास थ्योरम का है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर अगर है, इनफाइनाइट वायर चार्ज है, तो उसके लिए आपने देखा क्या क्या देखा भाई, ये इस तरह से फिगर एक गासियन सरफेस बना लिया, ये देख रहे हो गासियन सरफेस है। गासियन सरफेस बनाने पे आपको ये सारी चीजें मिल रही, एरिया वेक्टर पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तीन यहाँ सरफेस बन रहे हैं, 1 2 3 बन रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर देख लिया, उनके बीच में एंगल मिल गया, अप्लाई कर दिया गास थ्योरम तो आपको मिल गया नेट रिजल्ट ये। ई पॉइंट पी पर आ रहा है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अगर लैम्डा कांस्टेंट हो जो ई जो है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अगर ऐसा हुआ तो ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राफ इनका याद रखिएगा, ग्राफ याद करिए रहेगा। तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर, सरफेस, वाली। लीनियर में लैम्डा, सरफेस में सिग्मा और वॉल्यूम में रो। तो सिग्मा क्यू बाई एल, क्यू बाई ए, क्यू बाई बी, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है बोलो, गासियन सरफेस है, तो यहाँ लिख देंगे हम, ये भी हमारा क्या हो गया बोलो, गासियन सरफेस। दिस इज आल्सो अ गासियन सरफेस, ये भी हमारा क्या हो रहा है, गासियन सरफेस ही तो बनाया। तो गासियन सरफेस बनाया, इसमें तीन केस बन रहे हैं, एक इनसाइड एट द सरफेस, आउटसाइड। इनसाइड में क्या मिला आपको, देखो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये आउटसाइड का है, ध्यान रखना, आउटसाइड ऑफ द सेल यहाँ लिखा है, आउटसाइड ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट मिला। इसके बाद क्या मिला, देखो सरफेस पे क्या मिल रहा है, देखो सरफेस पे क्या मिल रहा है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड आपको मिल रहा है जीरो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जीरो चार्ज है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू आपको देख रहे हो जीरो मिल गई, यहाँ पर ई की वैल्यू मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कितना मैक्सिमम है, कितना मैक्सिमम है, तो ई की वैल्यू यहाँ पर है क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीट के लिए फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने सीट के लिए फाइंड कर लिया, तो सीट के लिए ये आया। यहाँ पर भी सीट आप देख रहे हो, सीट जो बनी हुई है चार्ज की बनी हुई है, आउटसाइड इनसाइड, ये वो, इसको बना लीजिए। इसको बनाने के बाद आपने ये देख लिया, इसको बनाने के बाद ये सारी चीजें आपने देख रखा है, और इसका जो नेट आ रहा है, नेट रिजल्ट आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया भाई। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको मिल चुका है, ये आपने देख लिया है। तो आई थिंक आपको चीजें आज क्लियर होंगी, बेहतर ढंग से आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो आज आपसे लेते हैं विदा, बस इतना ही। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक दो एप्लीकेशन और जो गास थ्योरम के बचे हुए उनको करते हैं। इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा क्लोज। फर्स्ट चैप्टर के क्लोज होते ही हम कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन कराएंगे, और इसका एक माइंड मैप फर्स्ट चैप्टर का हम बना के आपको देंगे। फर्स्ट चैप्टर का माइंड मैप जैसे आप बनाओगे, तुरंत उस 10 20 25 फार्मूले माइंड मैप रहेगा, हमेशा आपको चीजें याद रहेंगे, रिकॉल रहेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हमारा जो कि सेकंड चैप्टर होगा। सेकंड चैप्टर पे हम लोग एंट्री मार रहे हैं। तो आज करते हैं और लेते हैं आपसे विदा। तो वही बात, एक और चीज है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। यहाँ हम लिख देते हैं आपके लिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये ध्यान रखना है आपको। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जो भी आपके कलीग्स हों जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जो क्लास में 12th बच्चे हैं, जो दूर दराज के हैं, जिनको कोचिंग की सुविधा या अदर चीज़ें नहीं मिल रही है, उनको डेफिनेटली आप सेंड करें। अगर आप कर भी रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल होने वाला है। तो चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। मेरे क्लास 12th के मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों,
आप हमको दे दिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।